पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल याद रखना स्टार्च ग्लाइकोजन किसमें टूटेगा तो ग्लूकोज, या माल्टोज पूछेगा तब भी किसमें ग्लूकोज में, आइसोमाल्टोज तो ग्लूकोज में, डेक्सट्रीन पूछेगा तब भी कहाँ होगा आपका ग्लूकोज। क्लियर है तक के। दूसरा लिखिएगा अब आप लोग सुक्रोज देखते हैं, क्या देखते हैं भैया अपन सुक्रोज को, इधर देखिएगा क्या पूछा भैया आपका सुक्रोज। तो सुक्रोज भी किसके उपस्थिति में होगा तो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम कहते हैं भैया आपका सुक्रेज। क्लियर है तक क्या। ये किसमें टूटेगा आपका ग्लूकोज और किसमें टूटेगा आपका फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और किसमें टूटेगा जी आपका फ्रक्टोज में। ध्यान समझिएगा, मैं पहले बता दिया। अब इधर जितना भी टूटेगा सब में क्या रहेगा ग्लूकोज ही रहेगा। कॉमन क्या है ग्लूकोज है। इधर समझिएगा, क्वेश्चन पूछा आपको सुक्रोज। सुक्रोज मतलब क्या है मीठा। मीठा मतलब क्या रहेगा ग्लूकोज रहेगा। लेकिन मीठा बात थोड़ा सा क्या होता है खट्टा है, ठीक। तो फ्रूट से याद रखना फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रूट तो मीठा रहता है भैया आपका। क्लियर हुआ। तो याद रखना सुक्रोज क्या टूटेगा ग्लूकोज और किसमें टूटेगा आपका फ्रक्टोज में टूटेगा। मतलब केवल फ्रक्टोज को याद रखना इसमें। दूसरा लिखिएगा लैक्टोज। लैक्टोज, अब ये लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा। कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में भाई लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा। और किसमें टूटेगा भी आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किसमें बने टूटेगा भी आपका ग्लूकोज और दूसरा क्या होगा गैलेक्टोज में टूटेगा। क्लियर है। तो इधर से याद रखना सुक्रोज से क्या बना आपका फ्रक्टो, क्या बनेगा भी आपका फ्रक्टोज, और लैक्टोज से क्या बना है तो आपका गैलेक्टोज। क्लियर है। अब जैसे दूध में क्या रहता है लैक्टोज है। क्लियर है। तो क्या बनेगा आपका लैक्टोज बना। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा इसका हो गया क्या, इतना ही तो है यार इसमें से। क्लियर है तक के। अब कहता है न्यूक्लिक एसिड। तो मैं बता दिया था न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है अग्नाशय, मतलब डीएनए निकलता है कहाँ से अग्नाशय से। लेकिन देखिए यहाँ पास लिखा है जो बच जाता है क्या हो जाता है बच जाता है, उसका भी डाइजेशन कहाँ होगा कहता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलिया। अब पूरे डाइजेस्ट हो गया तो वही स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बर्नर्स ग्लैंड होता है, ठीक, वही पास क्या होता है रस जो माइक्रोविलाई होता है उन सब को अब क्या करेगा वो एब्सॉर्ब करता है। तो पूरे एब्जॉर्प्शन की क्रिया कहाँ होगा पूछेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलिया। क्लियर। अब इन सभी को पचाने के लिए जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उस हार्मोन्स का नाम लिखिएगा नेम ऑफ हार्मोन्स। क्लियर है। जो भोजन को पचाने में संपूर्ण रहता है जिम्मेदार होता है हार्मोन्स। लिखिएगा रोल ऑफ हार्मोन इन डाइजेशन। रोल ऑफ हार्मोन इन डाइजेशन। रोल ऑफ हार्मोन्स इन क्या होगा डाइजेशन। मतलब अब हम यहाँ पास क्या पढ़ेंगे भाई हार्मोन्स पढ़ेंगे जो भोजन को पचाने के लिए क्या होता है जिम्मेदार होगा। तो पहला हार्मोन्स लिखिएगा। अब ये पूरा ध्यान से समझिएगा, इधर ध्यान समझ लीजिएगा। अब यहाँ पास ये नहीं देखना है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो एलिमेंट्री के नाम के कितने भाग होता है 4। क्लियर है। तो उसमें से जो 4 में से जो मुख्य जिम्मेदार होता है वो म्यूकस होता है। कौन जिम्मेदार होता है भी आपका म्यूकस, क्योंकि म्यूकस कौन सा भाग है ये सबसे अंदर का भाग, और अंदर से ही हार्मोन का सिक्रेशन होगा, बाहर से क्या मतलब है। क्लियर होता है। तो म्यूकस से जनरली क्या होता है अलग अलग प्रकार के हार्मोन का क्या होता है सिक्रेशन होता है। तो पहला हार्मोन लिखिएगा हिपैटोकाइनिन। हिपैटोकाइनिन ये हार्मोन, ठीक, जनरली क्या होता है जो यकृत को पित्त रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। किसको लीवर पे, लीवर से निकलने वाले क्या हैं बाइल जूस। बाइल जिसको क्या करता है जी ये एक्टिवेट करता है, स्रावित करने का कार्य करता है या उत्तेजित करने का कार्य करता है। क्लियर है तक के।
कोई डाउट कहीं पास? ध्यान से समझिएगा, इधर समझिएगा। अगर पूछा हिपैटोकाइनिन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? तो म्यूकस से। क्लियर होता के आया समझ? मतलब जो ये और जनरली कहा जाता है, और आपको पता होना चाहिए, इधर समझिएगा, जितना भी जो हार्मोन जनरली होता है, ठीक, वो जनरली स्टमक का ही रहता है। किसका रहता है भाई? स्टमक का ही, क्योंकि स्टमक में ही HCl का सिक्रेशन हुआ और वही क्या करता है, वो हार्मोन को निकालने में श्रेय जाता है। तो HCl को ना बोल के हम किसको बोल देते हैं? म्यूकस से निकलने वाले हार्मोन से बोलते हैं। क्लियर है? जैसे पहला कौन होगा? हिपैटोकाइनिन। कहाँ से निकल मतलब कहाँ से निकलता है? लीवर से। कौन निकलता है? बाइल जूस। उसको क्या करता है? ये एक्टिवेटर का काम करता है, उत्तेजित का काम करता है। दूसरा लिखिएगा जी, दूसरा है हमारा सिक्रेटिन। दूसरा क्या हो हमारा भाई? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन तो देखिएगा, ये अग्नाशय से, अग्नाशय रस को क्या करता है? सिक्रेशन करता है। ठीक, किससे करता है भी? आपका पैंक्रियास से। पैंक्रियाटिक जूस का क्या करता है? उत्तेजित करता है। पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिवेटर का काम करता है। अब क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, पैंक्रियास से निकलने वाले पैंक्रियाटिक रस को उत्तेजित करने का काम कौन सा हार्मोन्स करता है? तो हार्मोन्स कौन होगा? सिक्रेटिन होगा। क्लियर होता है? लीवर से निकलने वाले बाइल जूस हाँ का एक्टिवेटर का काम कौन करेगा? हिपैटोकाइनिन करेगा। क्लियर है? बस आवाज बस नहीं करना है यार। ठीक, तीसरा होता है पैंक्रियोजाइम। तीसरा क्या कहता है भी आपका? पैंक्रियोजाइमिन। तीसरा कौन होगा भी आपका? पैंक्रियोजाइमिन। तो हेडिंग डालिएगा पैंक्रियोजाइमिन। तो ध्यान से सुनिएगा, पैंक्रियोजाइमिन। अब देखिएगा, पैंक्रियोजाइमिन मतलब कहां से होगा? अग्नाशय है। पैंक्रियास मतलब क्या है? अग्नाशय रस को क्या करता है? उत्तेजित करता है, जिसमें एंजाइम की सांद्रता बढ़ जाती, मतलब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है भाई? एंजाइम की सांद्रता को क्या करता है जी? ये मतलब ज्यादा सक्रिय करता है। क्लियर होता है? आप इधर देखिए, एंजाइम की सांद्रता को एक्टिवेट या बढ़ाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होगा? तो पैंक्रियोजाइमिन। क्लियर हो? कहां से है? तो आपका पैंक्रियास से निकलता है पैंक्रियोजाइमिन। क्लियर होता क्या? नेक्स्ट लिखिएगा कोलिसिस्टोकाइनिन। अगला लिखिएगा कोलिसिस्टोकाइनिन। चौथा कोलिसिस्टोकाइनिन। चौथा लिखिएगा कोलिसिस्टोकाइनिन। ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन होगा, जनरली पित्ताशय को संकुचित उत्तेजित करता है। क्या करता है भाई? पित्ताशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। पित्ताशय मतलब गाल ब्लडर, ठीक, जिसको क्या करता है? उत्तेजित करता है और पित्त रस ग्रहणी में पहुंचाता है। मतलब बाइल जूस को किसमें पहुंचाता है जी? ग्रहणी में, मतलब डायरेक्ट डेना में पहुंचाने का कार्य करता है। ये हार्मोन्स का काम है। क्लियर है? अगला होता है एंटेरोगैस्ट्रॉन। एंटेरोगैस्ट्रॉन लिखिएगा एंटेरोगैस्ट्रॉन। ये हार्मोन्स है जो अमाशय में पहुंचकर जठर ग्रंथि को स्राव को रोकता है। मतलब देखिएगा, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को क्या करता है? ये कम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्राव को मतलब सिक्रेशन को क्या करता है? रोकता है। इधर देखिए, ध्यान समझिए। देखिए, एंटीरो मतलब क्या होगा? विपरीत। एंटेरो मतलब क्या होगा जी? विपरीत। तो लिखा है एंटेरोगैस्ट्रिन, मतलब देखिएगा गैस्ट्रिक, और गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब कहाँ है? स्टमक है। तो इसकी स्राव को क्या करता है? ये रोकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटेरोगैस्ट्रिन हार्मोन्स कहेंगे। क्लियर है? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उसकी दबाव को क्या करता है? ये कम करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखिए एंटेरोकाइनिन।
एंटेरोकाइनिन। ये लिखा है आंत की दीवार की आंतरिक रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। अब पूछेगा इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो एंजाइम के स्राव को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है, एक्टिवेटर का काम करता है। इधर समझिए, इधर समझिए, अच्छे से समझिएगा। जितने भी एंजाइम हुआ, मतलब जितने भी हार्मोन्स हुआ, वो सभी का सिक्रेशन कहाँ से हुआ, म्यूकस भाग से हुआ। और जितने भी जो अलग अलग भाग से जो पाचक एंजाइम निकल रहा था, उन सबको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। और क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। कौन करता है, तो हार्मोन। क्योंकि बिना हार्मोन्स का हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको केवल 2 ही चीज का जरूरत है, आपको जीवन जीने के लिए और जीवन को अच्छे से चलाने के लिए और शरीर को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि आप में 2 चीज होना चाहिए। पहला कंट्रोल का काम करने का हमारा कौन करता है, तो ब्रेन करता है। क्या करना है क्या नहीं करना है पूरे श्रेय जाता है किसको, आपका ब्रेन। दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। और ये पूरे समन्वय का खेल किसको जाता है, तो हार्मोन को जाता है। क्लियर है तक के? तभी आपका शरीर क्या रहता है, बैलेंस रहेगा। पहला कौन बताया मैं आप लोगों को, कंट्रोल, और दूसरा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। और कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है, हार्मोन्स करता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, मतलब हमारा शरीर क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होता है, हार्मोन्स होता है। क्लियर है? या भोजन को पचाने के लिए हो, या शरीर को क्या करे, वो समन्वय करने का काम। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ भाई, पाचक एंजाइम। क्लियर में तक के? अब इसके बाद जैसे मान लिया आपसे पूछा गोबलेट सेल क्या है, तो लिख लीजिए कहीं पास, म्यूकस में ही गोबलेट सेल पाई जाती है। म्यूकस में जो प्रसूचांक रहता है ना, उसकी को बोलते हैं गोबलेट सेल। लिख लो इसको, कभी कभी पूछता है। क्लियर हुआ तक के? अब लिखिएगा, हो गया यहाँ तक के, लिख लिया है यहाँ तक के। अब लिखिएगा एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन फूड। अब एब्जॉर्प्शन लिखिएगा। अब क्या लिखेंगे भाई, एब्जॉर्प्शन। अब देखिएगा, पूरे भोज्य पदार्थ का जो एब्जॉर्प्शन करता है, किसको एब्जॉर्प्शन करता है, जो पूरा पच गया है, वो पूरी पची हुई चीज को क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कौन करता है, पता होना चाहिए आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन भाग करेगा जी, इलियम करेगा। ये इसका काम है क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। अब एब्जॉर्प्शन कर लिया, अब जो एनर्जी है, उस एनर्जी को स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचाएगा, लीवर पे। कहाँ पहुंचाएगा, लीवर। ध्यान से समझिए चीजों को। एब्जॉर्प्शन का पूरी प्रोसेस कहाँ हुआ, इलियम में हुआ। इसको एब्जॉर्ब किया है वो एनर्जी को, जो डाइजेस्ट हो गया। अब इस एनर्जी को कहाँ पहुंचाएगा, लीवर के पास। और लीवर के पास क्या रूप में संग्रहित होगा, वो ग्लाइकोजन के रूप में। तो पूरे एनर्जी को स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से लीवर तक ले जाने के लिए एक डक्ट होती है, डक्ट ना बोल के उसको वेन बोलते हैं, जिसको लिखिएगा यकृत निवाहिका शिरा। क्या बोलते हैं इसको, यकृत निवाहिका शिरा, या इसी को बोलते हैं हिपैटिक पैंक्रियाटिक वेन बोल देते हैं। बाकी वो क्या था, डक्ट था जो लाता था, और यहां से पहुंचाने वाला काम कौन करता है, तो वेन होगा। ये बस इसी चीज को याद रखना है। क्लियर है? इसी को हिंदी में लिखा है यकृत निवाहिका शिरा बोलते हैं। तो हेपेटिक पैंक्रियाटिक वही चाहिए, इधर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। इधर देखिए मैं क्या बोला, अगर आपसे पूछा हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट, ये ड्यूडेनियम में खुलता है।
क्लियर है। अब अगर यहीं पर डक्ट की जगह पे क्या लिख दिया, वेन लिख दिया, तो ये एनर्जी को लीवर से पहुंचाता। अब लीवर में कैसे पहुंचाता है समझिएगा, इधर समझिए, क्योंकि ये पैंक्रियास का हुआ, ये लीवर का हुआ, ठीक। तो यहाँ से पैंक्रियास के होते लीवर से ऐसे निकलता, क्लियर हुआ। एक अलग से डक्ट रहता है जो दोनों से ऐसे जोड़ते हुए निकलता है, क्लियर है। इसी कारण बोलते हैं इसको यकृत निवाहिका सीरा बोलते हैं, क्लियर है। हो गया, लिख लिया। अब किसको किसको एब्जॉर्ब करता है लिखिएगा। पहला कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, प्रोटीन का अवशोषण, वसा का अवशोषण। अब किसको किस रूप में अवशोषण कर रहा है, तो पहला लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्प्शन। अब किसको किसको एब्जॉर्ब कर रहा है भैया आपका, पहला कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में एब्जॉर्ब करता है जी, ग्लूकोज के रूप में। और कहाँ तक पहुंचाता है, उपकला ऊतक में प्रसारित होकर रुधिर में क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है, क्लियर हुआ। दूसरा लिखिए प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, तो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन को किस रूप में करता है जी, एमिनो अम्ल के रूप में। और कहाँ पहुंचाता है, ये भी तो ब्लड में, कंफ्यूजन नहीं होना है, सब कहाँ जा रहा है, ब्लड में। और ब्लड के थ्रू, वेन के थ्रू कहाँ जा रहा है, वो लीवर में जा रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्लियर है तक के। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये वेन और आर्टरीज तो अलग अलग चीज है सर, तो अलग ही अलग है, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, आर्टरीज जिसकी दीवार मोटी रहती है वो हमेशा क्या होगा, आर्टरीज रहता, क्लियर है। क्या रहेगा भी आपका, आर्टरीज रहेगा, क्लियर हुआ तक के जी। ये आर्टरीज का दीवार है, और ये किसका दीवार है आपका, वेन का दीवार है। वेन हमेशा क्या होगा, पतली, और जहां दोनों को जोड़ता है वो कैपिलरीज बोलते हैं जिसको, क्लियर हुआ तक के, नहीं आया समझ। तो इधर देखिए, ये तो आपका ऑक्सीजनेट है, नहीं आया समझ, ये क्या है आपका, डीऑक्सीजनेट है। ब्लड का प्रेशर इसमें क्या रहता है, ज्यादा, इसमें ब्लड का प्रेशर क्या रहेगा, कम रहता है। इंजेक्शन इसमें लगाते हैं, ठीक, या आप बाद में पढ़ोगे, आप टेंशन मत लो, क्लियर हुआ, ठीक। इधर समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्लूकोज, और प्रोटीन को किस रूप में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एमिनो एसिड। तीसरा लिखिएगा वसा को, वसा को किस रूप में करेगा, ग्लिसरॉल के रूप में। फैट को किस रूप में करेगा भी आपका, ग्लिसरॉल के रूप में। क्या करता है भी आपका, एब्जॉर्ब करता है। और लवण को क्या करता है भी आपका, उसी रूप में एब्जॉर्ब करता है, साल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है। और विटामिन का भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। जल का भी एब्जॉर्प्शन, नहीं आया, लिखिएगा पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा क्या लिखे, वसा, चौथा क्या लिखे, साल्ट, पांचवा क्या लिखे, विटामिन, ठीक। अब विटामिन भाई दो प्रकार का रहता है, तो वसा में और जल में क्या होगा, घुलनशील रहेगा, क्लियर हुआ। अगला जल का अवशोषण करेगा, क्लियर है। और जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार के होगा, एक को निष्क्रिय एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या होता है, सक्रिय एब्जॉर्प्शन। इधर समझिएगा कितना प्रकार का होगा भाई एब्जॉर्प्शन, दो प्रकार के। पहला क्या होता है भाई, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा क्या होता है जी, पैसिव एब्जॉर्प्शन। इधर समझिएगा, मतलब जहां पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा वहां क्या रहेगा आपका, और दूसरा क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जहां एक्टिव होगा वहां एनर्जी की क्या होती है जी, रिक्वायर्ड होती है, और जहां पैसिव होगा वहां एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, क्लियर है तक के। तो दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन हुआ, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा क्या होगा भी आपका मतलब पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो जहां एक्टिव होगा वहां एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायर्ड होगी, और जहां पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा वहां एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्लियर हुआ तक के। तो ये हो गया आप लोग का भोजन का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब जो नहीं पच पाया, अब उसको शरीर से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगा हमारा, बहिष्करण, क्लियर हुआ। और बहिष्करण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, क्लियर हुआ।
कौन सा भाग होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये एल्कोहल का क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक, लिखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन एल्कोहल का क्या करता है भाई? एब्जॉर्प्शन करता है। वाटर का भी करता है ना सर? एल्कोहल और वाटर, इसीलिए तो जो दारू पीता है वो पानी की कमी से मरता है। अब यहीं पर डाइट चार्ट भी पढ़ा दे क्या? डाइट चार्ट, हाँ कितना बच्चे को कितना चाहिए भोजन? हाँ पढ़ा दीजिए ना। चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, पोषण असंतुलन उससे होने वाले रोग या संतुलित आहार। हेडिंग डालिएगा आप लोग, मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकता, मतलब कैलोरी रिक्वायर्ड। आगे टॉपिक कंप्लीट कर दो। हाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में छुट्टी। सर नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर वो ऑनलाइन किए नहीं है, वो फोन आ रहा है। ऑनलाइन नहीं किए तो फोन आ रहा है। तो बताना था ना यार। डल जाएगा रिकॉर्डिंग। हाँ ये रिकॉर्डिंग डाल देना। ठीक है, इधर देखिएगा। इधर ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब कहता है कि आपका कैलोरी रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड कहता है? कैलोरी रिक्वायरमेंट। किसको? बॉडी को, मतलब कितना एनर्जी चाहिए रहता है। तो ज्यादा को नहीं पढ़ेंगे, जो काम का चीज है उसी बस को पढ़ेंगे भाई। जैसे अधिकतर पूछता है जैसेगा, मान लीजिएगा जैसे हल्का कार्य करने वाला जो पुरुष है, हल्का कार्य करता है, जो कम काम करता है, उसको कितना कैलोरी चाहिए आपको? जो हल्का काम करेगा पुरुष, और हल्का काम करेगा क्या? महिला। तो पुरुष को क्या चाहिए यार? 2200 कैलोरी चाहिए, और महिला को कितना चाहिए भैया आपका? 2100 कैलोरी चाहिए, जो हल्का कार्य करेगा। अब मान लीजिए 8 घंटा करने वाला कार्य है, कितना घंटा करेगा? 8 घंटा। कौन किया? पुरुष। और दूसरा कौन किया? महिला। तो पुरुष को कितना लगेगा भैया आपका? 3200 कैलोरी, और महिला को कितना लगेगा भैया आपका? 2500 कैलोरी। मतलब कुल मिला के फीमेल को क्या लग रहा? कम लग रहा। इधर समझिए, ये हल्का कार्य करने वाले पुरुष और हल्का कार्य करने वाले महिला की कैलोरी। जैसे दिन भर हल्का फुल्का काम कर रहा है, जैसे घर का खाना, बर्तन धोना, ये सब काम कर रहा है, तो मेल को कितना चाहिए? 2200 कैलोरी। फीमेल को कितना? 2100 चाहिए। अगर मान लो 8 घंटा को जाके मकान बना रहा है, ठीक, या किसी के यहाँ काम कर रहा है, तो भाई कोई भी लेके गया उसको ठोक के काम करवाएगा, रगड़ के काम करवाएगा। ठीक है, क्योंकि दिवाली है। ठीक, इधर देखिए, तो 8 घंटे जो काम करने वाला पुरुष है उसको कितना कैलोरी चाहिए? 3200। और जो महिला है उसको कितना चाहिए? 2500। अगर वहीं पास कठिन मेहनत है और ज़्यादा मेहनत है, कि मतलब रेता को मुड़ में भर के दूसरे तीसरा मंजिल में अगर चढ़ाना है, तो वहाँ पास अगर ज़्यादा मेहनत है तो वहाँ पास 32 से कितना हो जाएगा? 3600 कैलोरी चाहिए, और फीमेल को कितना चाहिए? तो 3000 कैलोरी चाहिए। क्लियर में तक क्या? अब नेक्स्ट होता है, अब देखिएगा प्रति किलोग्राम भार के लिए बच्चों का देखते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए देखते हैं कि कैसा चाहिए। जैसे घर में हमारा मान लो अभी छोटा बाबू हुआ है, तो उसको कितना कैलोरी चाहिए, कितना ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो एक तरफ लिखिएगा बाल्यावस्था की आयु, मतलब एक तरफ हम क्या लिखेंगे? बाल्यावस्था की क्या लिखेंगे जी? आयु लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे क्या लिखेंगे? उसका लड़का, लड़का को कितना चाहिए, और दूसरा किसको चाहिए? लड़की को कितना चाहिए। तो लड़के को ज्यादा ऊर्जा रहता है क्योंकि ताड़ मार कर रहते हैं लड़के लोग। तो जैसे कि 6 माह तक के बच्चा, कितना माह तक के? 6 माह तक के, तब 6 माह के लड़का में कोई वेरिएशन नहीं होता, न लड़की में ना लड़का में। तो दोनों को 120 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना कहता है? 120 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। अगर 6 माह से 1 वर्ष के हैं, किसने कहता है? 6 माह से 1 वर्ष के बच्चा, तब भी इसको क्या चाहिए अभी आपका? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा दोनों को क्या चाहिए जी? सेम रहेगा। उसी प्रकार से 1 से 3 वर्ष के हैं,
1 से कितने वर्ष कहता है 3 वर्ष। इसको ऊर्जा चाहिए कितना 1200, इसको भी कितना चाहिए 1200। अब मान लो 3 वर्ष से ऊपर है, मतलब 4 से 6 वर्ष के बीच। सर 6 से 1 वर्ष में 100 है कि 1000? 6 माह से 1 वर्ष के बच्चे के 100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ठीक, ज्यादा तो चाहिए सर। कम हो गया उससे तो 1000। 1 वर्ष है तो 1000 तो सर हो। हाँ 1000 यार सही। कितना चाहिए भैया आपका 1000 कैलोरी चाहिए। क्लियर हो तक के 1 से 3 वर्ष के बच्चे को कितना चाहिए 1200 चाहिए, और 4 से 6 वर्ष के बच्चे को कितना चाहिए भैया आपका 1600 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए भैया आपका 1600। अब 6 से ऊंचा है, मतलब 7 से 9 वर्ष के बच्चे को कितना चाहिए कैलोरी 1800। कितना चाहिए जी 1800। और अगर 10 से 12 वर्ष का है तो उसको 21 चाहिए। 10 से 12 को कितना चाहिए भैया आपका 2100 चाहिए कैलोरी ऊर्जा। क्लियर में तक के। अब 13 से 25 को अब बढ़ते जाएगा। अब 13 से 15 को 2500 चाहिए, फिर 16 से 20 तक तो 3100 3200। एक चीज लिखो जो काम का है, गर्भावस्था के स्त्री को, जो प्रेगनेंसी महिला है, उसको जो एनर्जी चाहिए वो 2300 कैलोरी ऊर्जा चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। किसके दौरान जी